हेलो एवरीवन। वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। रिलेशन फंक्शन हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, उसी के कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। ये आपकी दूसरी क्लास है, पहली क्लास उम्मीद है कि आप सबने देखा होगा। ठीक है, बातें आप सबको समझ में आई होगी। हमने फंडामेंटल्स डिस्कस कर लिए थे, जो कि मोस्टली क्लास 11th में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। आज की क्लास की बात करें तो टाइप्स ऑफ रिलेशन और फंक्शन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उसमें भी टाइप्स ऑफ रिलेशन को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था समझना, उस पे जाएंगे। जो टॉपिक हमने डिस्कस करे हैं लास्ट क्लास में, अगर उनकी मैं बात कर लूं तो सिंपली हमने क्या बात करी थी। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने ढंग से समझा था। एक तो था आपका क्या, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जो सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझाया। और दूसरा जो टॉपिक था, हमने कहा कि बिना इसके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बात करी, तो हमने रिलेशंस के बारे में बात करी। और रिलेशंस होते क्या हैं, तो हमने कहा मैथमेटिकली इसको आर से डिनोट करते हैं, और ये कुछ और नहीं है, सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। वो हो सकता है कि सेम सेट पे डिफाइंड हो, वो हो सकता है कि दो डिफरेंट सेट्स के ऊपर डिफाइंड हो। फिर उसके बाद हमने बात करी कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, है ना। और ये डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुई थी, तो अब यहां से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं आज की क्लास में। ठीक बात है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन पे जब हम बात करते हैं, तो हमने कहा कि ये वो रिलेशंस है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। लास्ट की क्लास में हमने ये दो वाले तो कर लिए थे ऑलरेडी। हमने रिक्त रिलेशन, रिक्त संबंध कह लो, एम्प्टी रिलेशन, और यूनिवर्सल रिलेशन विच इज सार्वत्रिक संबंध, ये दोनों हमने कवर अप कर लिए। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे होंगे किसकी, आपके स्वतुल्य की, सममित की, संक्रामक की। और लास्टली जो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमने कहा कि ऐसा कोई रिलेशन जो इन तीनों को फॉलो कर जाए, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, वो अपने आप में इक्विवेलेंस कहलाता है। तो ये डिफरेंट नहीं है, इसके लिए मैं कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। ऊपर की तीन बातों को, तीन या जो कह लो कंडीशंस को ध्यान में रख के किसी भी रिलेशन पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, एक एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। सारा डिस्कशन कहां पे चल रहा है, सेट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। हमने कहा कि होता क्या है, एक बार एक डिफिनीशन पे आप जाना चाहो, डिफिनीशन ना समझ में आए कोई बात नहीं है। हम डिफिनीशन हमसे यूजुअली वैसे पूछा भी नहीं जाता है, हमसे पूछे जाते हैं उस पर क्वेश्चंस। तो आप एक बार रीड आउट करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद उसके मीनिंग को समझ लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि अ रिलेशन आर इन सेट ए, कहां पे डिफाइंड है, सेट ए पे डिफाइंड है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कोमा ए इज एलिमेंट ऑफ आर। एलिमेंट ऑफ आर कहने से मतलब क्या है कि आर का एलिमेंट है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए। A relation R in a set A is called reflexive if A, A is element of R for every A that is belonging to set A। क्या कहने का मतलब है, कह रहा है कि एक सिंपल सी बात है, अगर कोई रिलेशन आप R डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। अब ये डिफाइन कहां पे कर रहे हो, तो हमने कहा कि सेट ए पे, और सेट ए पे डिफाइन कर रहे हो, तो सिंपल सी बात होगी कि जो रिलेशन बनने वाला है वो कहीं ना कहीं सबसेट होने वाला है एक रो से का। ठीक है, अब एक रो से में कितने सबसेट बनेंगे, कितने रिलेशन हो सकते हैं, वो तो उस पर हम नहीं जा रहे, हम उनमें से एक स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, जब का हो क्या हो, जो भी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ रहा हो वो ए कोमा ए टाइप हो। ए कोमा ए टाइप होने का क्या मतलब है, हमने कहा कि ए कोमा ए कहने का मतलब सेम ही एलिमेंट दोनों है ना। तो जब भी ऑर्डर्ड पेयर बने रिलेशन के अंदर, वो खुद के साथ बने। और ऐसा किसके लिए हो रहा है, तुमने कहा कि ऐसा सभी एलिमेंट के लिए हो रहा है जो कि सेट ए के अंदर है, क्योंकि हम ए पे ही डिफाइन कर रहे हैं। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये तो आपके बाय डेफिनेशन कह सकते हो कि आपके पास ये मिल गया, है ना। अब एग्जाम्पल के लिए हम ये ऐसे जा सकते हैं कि सपोज अगर यहीं पे हम मान लें एग्जाम्पल के लिए कि हमारे पास एक सेट है जो कि एलिमेंट कंटेन कर रहा है ए बी सी, राइट। हमने कहा कि हमको आर डिफाइन करना है, और ये क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव होगा, तो पहली बात तो इस कोई भी रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर ही आपको एज एन एलिमेंट मिलेंगे। अब हमने कहा कि हमको ए कोमा ए चाहिए, तो अब ये कह रहे हो कि क्या ऐसा ए कोमा ए बस आपको चाहिए इसके अंदर, हमने कहा कि नहीं, ये कहने का मतलब नहीं था।
मतलब ये था कि ये जो ए एलिमेंट है वो क्या किसका एलिमेंट है, सेट ए का। तो आप कह रहे हैं कि सेट ए के सभी एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या होना चाहिए, रिलेशन के अंदर ए कोमा ए होना चाहिए। मतलब जो भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है वो सारे एलिमेंट का अपने आप के साथ अगर पेयर बन रहा है, ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है या फिर रिलेशन है, तब हमको उससे रिफ्लेक्सिव कहते हैं। इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं सिर्फ ए कोमा ए नहीं चाहिए, ये तो एक जनरल नोटेशन है, हमें चाहिए सेट ए के सारे एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन। मतलब हमें यहाँ पे बी कोमा बी भी चाहिए और यहाँ पे सी कोमा सी भी चाहिए। अगर और भी एलिमेंट होते तो भी हम उसी तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, डी होता तो डी कोमा डी भी रिलेशन के अंदर होता। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही है। और अगर बात समझ में आ रही है तो इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड वेदर गिवन रिलेशन आर ऑन सेट ए विच कंटेनिंग एलिमेंट 1 2 3 गिवन बाय आर। आपको सेट भी गिवन है, आपको रिलेशन भी डिफाइंड है। कह रहा है कि 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, है ना, कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब फिर से सिंपल सी बात वही समझो, हमने कहा कि कभी भी रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए या फिर रिफ्लेक्सिव बताने के लिए हमको क्या करना है, हमको सिंपल से काम करना है कि जो भी गिवन सेट है, अब यहाँ पे गिवन क्या है, तो हमारे पास जो गिवन सेट ए है उसके अंदर लिखना है उसको। पहली बात तो 1 2 3 गिवन लिखा, ठीक है, 1 2 3 गिवन है, दैट्स ओके। हमने कहा कि हम आर को रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या करते हैं, या फिर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाता है, हमने कहा कि सेट ए के अंदर जाओ, जो भी एलिमेंट दिखते हैं उन सारे एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर पेयर बना दो और इस रिलेशन के अंदर उनको पुटअप कर दो। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा तो 1 2 3 दिखा, तो 1,1 के साथ पेयर बनेगा, 2 का 2 के साथ पेयर बनेगा, 3 का 3 के साथ पेयर बनेगा। अब ये डिफिनीशन जब मैंने यहां तक बताई तो इसमें एक छोटा सा पार्ट हमने एक तरीके से कह लो कि मिस आउट किया। ठीक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो पहली बात तो जो मैंने रिलेशन बनाया वो रिफ्लेक्सिव तो है। फिर क्या मिस क्या हुआ, हमने कहा कि हर एक एलिमेंट जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, जिस सेट पे हम रिफ्लेक्सिव को या रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, उनके सारे एलिमेंट का पेयर तो होना चाहिए आर के अंदर उसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए। साथ में अगर इसके अलावा भी मेरे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर होते हैं तो हमको उस बात से कोई दिक्कत नहीं है, उसके रिफ्लेक्सिव होने से पे कोई असर नहीं पड़ता, या फिर उसको हम ये नहीं कह सकते ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ऐसा कुछ। हमको मेन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि 1,1 2,2 3,3 मिलना चाहिए अगर सेट के अंदर है तो। साथ में अगर और भी कोई ऑर्डर पेयर आ जाते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं है, बट एक रिलेशन होता है आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी के अंदर हम ये कहते हैं, क्योंकि अब ये सिलेबस का पार्ट है नहीं, बट थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ आप लोगों को कि जस्ट इन केस कभी किसी बुक में देखो कोई इन पे दिख जाए तो आपको उससे ये रहे कि हाँ हमने सुना तो था कहीं पे ऐसा। तो सिंपल सी बात ये है कि आइडेंटिटी क्या कहता था कि सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट होने चाहिए जिनका खुद से रिलेशन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया। बट रिफ्लेक्सिव में सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो गया, और रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि खुद के हर एक एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर पेयर तो बनना चाहिए, उससे ज्यादा बन जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तब भी रिफ्लेक्सिव रहेंगे। ठीक है, तो अब जो गिवन रिलेशन है उसकी बात कर लेते हैं। हमको जब आर को चेक करना है तो सिंपली हम आर कैसे चेक करेंगे, हमने कहा कि खुद का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए जिस भी सेट पर डिफाइंड है ना। यहाँ पे मुझे क्या क्या दिख रहा है, तो आर के अंदर जो ऊपर गिवन है यहां से मुझे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे 1,1 दिख रहा है, 2,2 दिख रहा है, 3,3 दिख रहा है, और फिर उसके बाद 1,2 दिख रहा है और 2,3 दिख रहा है। हम सेट पे जाते हैं, सेट के अंदर एलिमेंट को देखते हैं, 1 2 3 हमें दिखता है, 1 2 3 के रिगार्डिंग हम 1,1 2,2 3,3 रिलेशन के अंदर चेक करेंगे। ये चेक किया, 1,1 है, यस, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 1 2 3 के रिगार्डिंग रिगार्डिंग और यहाँ पे 2 मेरे पास एक्स्ट्रा। हमने कहा कि एक्स्ट्रा होने से हमें कोई फर्क नहीं है, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। तो आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, इससे ज्यादा रिफ्लेक्सिव में आपको जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अब इसमें भी जरा ध्यान से बात सुनना। पहली बात तो यहाँ पे वैसे तो कोई भी दो गिवन सेट पे हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं इन जनरल, चाहे रिलेशन की बात कर लो चाहे फंक्शन अभी आगे आएंगे उस पर भी बात करेंगे। तो हमने कहा कि कोई भी इन जनरल दो सेट के ऊपर बात करते हैं, लेकिन
अब जब देखोगे तो यहाँ पे मोस्टली जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सारे रिलेशन को हमने डिफाइन करा है वो सिंगल सेट पे करा, तो हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमने सिंगल पे करा है कि डबल पे। बस जब हम ऐसा समझ रहे होते हैं इन लोगों इन सब के अंदर, तो अगर सेट ए पे बोला गया है तो सेट ए के एलिमेंट को ध्यान में रखे हमें सारी कहानी करनी होती है। ठीक है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है। कि कह रहा है कि अ रिलेशन आर इन सेट E इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ a comma b is element of R that implies that क्या है यहाँ पे, सॉरी, a1 a2 is the element of R that implies a2 a1 is element of R for all a1 a2 that is element of set A। सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे, सेट A पे डिफाइन करा। अगर a1 a2 है इस रिलेशन में, इसका मतलब ये है कि a1 a2 है तो a2 a1 भी होना चाहिए इस रिलेशन के अंदर। और ऐसा किसके लिए बात कर रहे हैं, हमने कहा कि जो भी एलिमेंट है किसमें, सेट ए के अंदर, उन सब के लिए। ठीक है, चलो अब अगर ये बात समझ में आती है या फिर नहीं भी आती है, चलो एक बार इस पे ही एक एग्जांपल सेम जो हमने लिया था पीछे, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि सेट ए गिवन है मेरे पास, है ना। अगेन मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं, 1 2 सॉरी ABC ले लिया। ठीक है, हम कह रहे हैं कि आर को सिमेट्रिक कब बोलेंगे। सिमेट्रिक आर को बोलने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे एलिमेंट सॉरी दिख रहे हैं सेट के अंदर, उन सारे एलिमेंट के लिए अगर मेरे पास रिलेशन के अंदर, अगर इन पे हमने डिफाइन किया, अगर इनके अंदर मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर ए बी है किसी रिलेशन में, तो ये इंप्लाई करना चाहिए, इसका मतलब ये भी होना चाहिए कि बी कोमा ए भी रिलेशन के अंदर हो। ठीक है, अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा बी ए होना चाहिए। अगर यहाँ पे ए कोमा सी है तो सी कोमा ए भी इस रिलेशन के अंदर होने चाहिए। और अगर ऐसा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, क्या समझ में आया कि पहली बात तो रिलेशन के अंदर जाओ, रिलेशन के अंदर जाके क्या चेक करना है, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर उठा लो। ठीक है, अब जो ऑर्डर्ड पेयर उठाया उसमें पहला एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट होगा। ठीक है, उस ऑर्डर्ड पेयर का, तो अगर मैंने कहा कि पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, तो उस ऑर्डर्ड पेयर के लिए उसका रिवर्स ढूंढो उसके अंदर। मतलब ए बी है तो बी ए भी उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर ए सी है तो सी ए भी उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और जो ये ए बी ए सी या फिर ए डी जो भी आप ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हो, ये एलिमेंट कहाँ से आएंगे, ऑब्वियसली सेट ए से आएंगे जिसपे हम डिफाइन कर रहे हैं, है ना। क्योंकि भाई ए क्रॉस ए से जब रिलेशन बन रहा है, जो रिलेशन है वो सबसेट ए क्रॉस ए का, तो उसके बाहर का कोई एलिमेंट तो नहीं आ सकता ना। मैंने एबीसी लिया तो इसमें कहीं पे किसी ऑर्डर्ड पेयर में डी नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि वो सेट ए का पार्ट ही नहीं है। और सेट ए का पार्ट नहीं है तो कितने भी रिलेशन बना लो आप, कुछ भी कर लो, डी तो नहीं आएगा ना उसके अंदर। तो जो भी ये रिलेशन आप सिमेट्रिक डिफाइन करेंगे उसके अंदर जाना है, सिंपली एक ऑर्डर्ड पेयर पिक करनी है, उसका रिवर्स देखना है, और ऐसा करना है हमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन आर के अंदर है उन सब के लिए। ऐसा नहीं कि एक चेक करके बाकी छोड़ दिया, नहीं नहीं, और रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है वैसा उन सब के लिए चेक करना है, सब ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना है। एग्जांपल से समझे इसको। तो हमने कहा कि गिवन है, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड वेदर गिवन रिलेशन आर ऑन सेट ए विच कंटेनिंग एलिमेंट 1 2 3 गिवन बाय आर, आपके पास है 1 1 2 3 3 2 1 2 2 1, इज सिमेट्रिक और नॉट, है ना, सिमेट्रिक है या नहीं है, बात कर लेते हैं। हमने कहा कि ठीक है, हमारे पास जो गिवन सेट है वो क्या है, तो हमारे पास जो गिवन सेट है वो है आपके पास ए, जिसके अंदर 1 2 3 मेरे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर मजला ब्रैकेट किसी को लगे कि बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, जस्ट समझ जाना है कि ये मजला ब्रैकेट ही है। उसके ऊपर हमने कहा कि जो रिलेशन हमने डिफाइन करा है वो आर है, और इस आर के अंदर जो एलिमेंट्स मुझे गिवन है वो 1 1 है, 2 3 है, 3 2 है, 1 2 है, 2 1 है। आप इसमें देखोगे किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में उठा के पिक करके देख लो, इसमें आपको ये बात क्लियरली दिखेगी कि कोई भी ऐसा इसमें एलिमेंट नहीं है, चाहे पहला किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला या दूसरा, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट ए के बाहर से हो, है ना, या फिर जो कह लो सेट ए के अंदर बिलोंग ना करता हूं। ऐसा है क्या कहीं पे, तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक होने के लिए।
तो हमने कहा कि रिलेशन के अंदर जाना है, ठीक है, रिलेशन के अंदर जाना है। रिलेशन के अंदर आगे जो भी ऑर्डर्ड पेयर है पिक करने को आप कोई सा भी पिक कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि एक कंटिन्यूएशन में ही आप करो, जो पहला एलिमेंट दिख जाए उससे ही स्टार्ट कर लो। तो पहला एलिमेंट मुझे दिखा 1,1। हमने कहा कि 1,1 में अगर इसको मैं अगर 1,1 ले रहा हूं और इसको यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि चलो ये ए है ये बी है और ये रिलेशन के अंदर है, तो हमने कहा कि ये इंप्लाई करना चाहिए था कि अगर ये ए बी है तो बी ए रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अब अगर इसका रिवर्स कर भी दोगे तो मुझे सेम एलिमेंट मिलेगा, है ना। तो 1,1 का रिवर्स भी क्या है, 1,1 ही है। तो क्या ए बी और बी ये दोनों है, तो ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि ये सेम ही एलिमेंट हो जाएगा। तो 1,1 और इसका उल्टा भी करोगे तो सेम आएगा, तो वो तो है, तो ये तो पास हो गया। फिर दूसरे एलिमेंट पे गए, 2,3 दिखा मुझे। अगर 2,3 मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो मैंने कहा कि मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, 2,3 के लिए अगर यहाँ पे 2,3 दिखा रिलेशन के अंदर, मैंने कहा कि इसका इंप्लाई करना चाहिए क्या कि 3,2 भी इस रिलेशन के अंदर हो, ठीक है। तो फिर आपने चेक किया कि 2,3 के लिए 3,2 है क्या, तो ऑब्वियसली 3,2 है। अब जब 3,2 के लिए चेक करोगे तो 2,3 हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के रिवर्स हो गए। फिर अगले एलिमेंट पे आ जाओ, 1,2 के लिए चेक करेंगे तो क्या होना चाहिए, 2,1 होना चाहिए, और ये यहाँ पे 2,1 है। अब 2,1 के लिए चेक करोगे तो 1,2 हो जाएगा। तो फॉर गिवन एवरी एलिमेंट दैट इज बिलोंगिंग टू गिवन रिलेशन आर, देयर एग्जिस्ट ऑर्डर्ड पेयर BC फॉर गिवन AB, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी कि AB के लिए हर एलिमेंट और उसका मुझे रिवर्स ऑर्डर में भी ऑर्डर्ड पेयर अवेलेबल है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जो गिवन रिलेशन है वो क्या है, हेंस सिमेट्रिक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। अगर किसी के लिए मान लो कि सबका ऑर्डर्ड पेयर मिला, सबका सारे ऑर्डर्ड पेयर मिले मुझे, उनका रिवर्स भी मुझे मिला, मान लो इसमें कोई एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आ गया जिसका रिवर्स नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, हमने कहा कि इवन सिंगल के लिए अगर ऐसी बात हो रही है कि उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर उसमें अवेलेबल नहीं है ना, तो उसको हम लोग सिमेट्रिक नहीं मानेंगे। अगर एक के लिए फेल तो फेल, सिंपल, ठीक है। चलो, जैसे पहले क्या होता था कि हम लोग जब एग्जाम देते थे तो अगर एक सब्जेक्ट में आप फेल हो तो आपको पूरा फेल माना जाता था। अब सिचुएशन अलग हो गई है कि अगर आप लोग किसी एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में फेल होते तो कंपार्टमेंट भर के फिर से एग्जाम दे लेते थे। पहले नहीं होता था। पुराने आप अपने पापा से या किसी से ऐसे पूछोगे तो वो बताएंगे कि एक सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब सारे सब्जेक्ट में फेल होने के बराबर होता था और आपको पूरा का पूरा एग्जाम फिर से देना पड़ता था, है ना। तो ये मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पे भी वही बात लागू होती है। बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशन की। क्या नेक्स्ट रिलेशन है, कह रहा है कि अ रिलेशन आर इन अ सेट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ a1 a2 is element of R and a2 a3 is element of R, implies that a1 a3 is element of R, ठीक है। क्या मतलब बना, फॉर ऑल a1 a2 a3 that is element of set A। अब ये थोड़ा सा समझना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कभी कभी किसी को लगता है कि बच्चों का रहता है कि सर ये कठिन है, कठिन है नहीं वैसे। अब जरा समझो इसमें क्या कह रहा है, जो भी गिवन एक सेट होगा आपके पास, है ना, तो यहाँ पे A1 A2 सेट ले रहे हैं ना, ऑर्डर पेयर क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, मैंने कहा कि अगर सेट लिया मैंने, जो भी इसके मेरे पास एलिमेंट है इसमें A1 A2 A3, है ना, इस तरीके से और भी, ठीक है। हमने कहा कि किसी भी रिलेशन आर को मैं ट्रांजिटिव कब बोलूंगा, संक्रामक कब बोलूंगा, ये कहते हैं कि कब बोलेंगे, जब कह रहे हैं कि अगर A1 A2 रिलेशन के अंदर है ना, एक ऑर्डर्ड पेयर है A1 A2 रिलेशन में है, एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है A2 A3, ये भी रिलेशन के अंदर है। तो अगर A1 A2 है और A2 A3 है तो इसका मतलब ये है कि मुझे A1 A3 भी इसके साथ साथ अगर हो जाए मेरे पास रिलेशन के अंदर, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं ट्रांजिटिव, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूं, ट्रांजिटिव रिलेशन। कुछ लोगों को लगेगा सर बात समझ में
आई नहीं। अब सुनो, ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको समझनी है बात। क्या बात समझनी है? हमने कहा कि रिलेशन के अंदर गए, पहला ऑर्डर्ड पेयर पिक कर लिया, ठीक है, पहला एलिमेंट A1 है, दूसरा एलिमेंट A2 है, ये बात भी समझ में आती है। अगर पहला एलिमेंट A1 है, दूसरा एलिमेंट A2, तो मैंने कहा कि यहाँ पे A2 है और A2 दूसरा एलिमेंट। एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मुझे मिला जिसमें A2 पहला एलिमेंट है और A3 दूसरा एलिमेंट है। मतलब ये जिस ऑर्डर पेयर को आपने पिक किया है उसका दूसरा एलिमेंट, मतलब कह लो कि ऑर्डर पेयर जहां पे एंड कर रहा है उसी सेम एलिमेंट से स्टार्ट होने वाला मेरे पास दूसरा ऑर्डर पेयर मेरे पास अगर रिलेशन के अंदर है, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर ये दोनों कंडीशन मीट कर रही हैं, तो ये कंडीशन मीट करने के साथ साथ अगर एक बात ये भी हो जाए कि A1 A2 और A2 A3 दोनों होने के साथ साथ अगर मेरे पास A1 A3, मतलब A1 A3 कहने का मतलब हो गया कि पहले का पहला एलिमेंट और दूसरे का दूसरा एलिमेंट को मिला के एक और मेरे पास तीसरा ऑर्डर्ड पेयर भी होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर, है ना। अगर A1 A2 है, A2 पे खत्म हुआ, A2 A3 है, ठीक है, A2 से स्टार्ट होकर A3 पे खत्म हुआ, तो A1 A3 होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, और नहीं आई तो एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड द वेदर गिवन रिलेशन R ऑन सेट A1 to 3 गिवन बाय R इज ट्रांजिटिव और नॉट। समझो, बात करते हैं। हमने कहा कि जो हमें गिवन सेट है वो क्या है, तो सेट ए गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 to 3। हमने सेट जो लिया है सबके लिए सेम ही ले लिया है, रिलेशन को आर डिफरेंट डिफरेंट हमने यहाँ पे डिफाइन भले ही किया है ना। तो वो जस्ट आपके ईज के लिए है, बाकी हर बारी सेट डिफरेंट होंगे। 1,1 2,3 3,2, ठीक है। फिर 1,2 है, 2,1 है और 2,2 है। ये चीज समझ में आ गई? अगर अब ऐसा है ना, तो अब हमको इसको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। अब अगर इसकी ट्रांजिटिविटी हम लोग चेक करते हैं तो पहली बात तो मैंने क्या कहा कि हमें हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए बात करनी होती है। हमने यहां से पहला ऑर्डर्ड पेयर पिक कर लिया, है ना, 1,1, ठीक है। अब इसको अगर मैं मानता हूं कि चलो ये A1 है और ये A2 है, मान सकते हैं ऐसा, तो A1 पे खत्म हुआ ये, तो हमने कहा कि A1 से स्टार्ट करने वाला हमको दूसरा ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो मुझे एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे दिख रहा है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो A11 के लिए मुझे एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मुझे यहाँ पे दिख गया जिस जो कि 1,2 है। मतलब अगर इसके रिगार्डिंग मैं बात करूं तो इसको मैं A2 बोल सकता हूं और इसको A3 बोल सकता हूं। अब देखो कि यहाँ पे A2 यहाँ पे A2 दोनों सेम है, 1,1 ही है, सेम एलिमेंट है कहने का मतलब। तो हमने कहा कि अगर मेरे पास 1,1 है 1,2 है तो मुझे क्या चाहिए इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए? इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए मुझे चाहिए कि पहले का पहला और दूसरे का दूसरा एलिमेंट के साथ एक तीसरा ऑर्डर्ड पेयर बने जो कि A1 A3 से बने, है ना, और ये रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो क्या A1 A3 रिलेशन के अंदर है? तो आपको ध्यान से समझ, अगर देखोगे तो समझ में आ गया कि ये 1,2 जो लिया था ना, यही तो A1 A3 है ना। तो यहाँ पे ये है, तो 1,1 के लिए 1,2 के लिए 1,2 अवेलेबल है इसी सेट के अंदर। इसका मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये पास हो गए, ठीक है, ट्रांजिटिव होने के लिए। अभी पूरा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ये तो एक एलिमेंट के लिए हमने चेक करा है, एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक हुआ। अब दूसरे पे भी जाएंगे सेम वे में। हमने कहा कि ऐसा हमको सारे एलिमेंट के लिए करना है। अब अगर दूसरा एलिमेंट यहाँ पे मैं देखूं तो मुझे क्या दिखा? मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 3 मेरे पास एलिमेंट है, दूसरा अगर मैं पिक करूं, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर 2 3 है तो 3 पे एंड हो रहा है, तो 3 से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढो इसके अंदर। 3 से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर्ड पेयर जब मैंने ढूंढा तो मुझे 3 2 दिखा, है ना, तो 3 दिखा, यहाँ पे 2 दिखा। हमने कहा कि अगर ये फिर से वही बात क्या कि अगर यहाँ पे इसको मैं A1 मान रहा हूँ, इसको A2 मान रहा हूँ, और यहाँ पे ये A2 है ये A3 है, तो दिस इंप्लाइज कि यहाँ पे क्या होना चाहिए A1 A3 होना चाहिए। अब A1 A3 होने का मतलब पहले सेट का पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे वाले का
दूसरा एलिमेंट का एक पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ पे वो पेयर कैसे बनना चाहिए, तो हमने कहा कि ये आपके पास अगर पेयर बनाओगे तो 2,2 चाहिए, है ना। 2,3 और 3,2 के लिए 2,2 होना चाहिए। तो अब अगर मैं देखूं तो मुझे क्या दिखता है कि 2,3 लिया, 2,3 के लिए 3,2 अवेलेबल है, और इन दोनों के लिए मेरे पास जब मैंने इनसे पेयर बनाया तो मेरे पास 2,2 भी इस रिलेशन के अंदर अवेलेबल है। मतलब ये भी ट्रांजिटिविटी के लिए पास कर गया। ठीक है, अब अगले एलिमेंट पे चलते हैं। अब जब अगले एलिमेंट पे हम लोग जाएंगे तो अगला एलिमेंट क्या दिखेगा। अब कुछ बच्चे करेंगे 3,2 को छोड़ देंगे। नहीं नहीं, 3,2 को नहीं छोड़ना भाई, हमने जो चेक किया था ये दूसरे एलिमेंट के लिए था। अब यहां से मेरे पास ये तीसरा एलिमेंट आता है। अब अगर इस तीसरे एलिमेंट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, हमने कहा कि तीसरा एलिमेंट अपने पास क्या है, तो 3,2 है। अब मैं A1 A2 नहीं लिख रहा हूं, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। 3,2 है मतलब 2 पे एंड हुआ, तो 2 से स्टार्ट होने वाले मुझे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। तो 2 से स्टार्ट होने वाला मैं ढूंढ रहा हूं। तो मुझे यहाँ पे एक तो क्या मिल गया, 2 से स्टार्ट होने वाला 2,3 मिल गया, जो कि यहाँ पे है। एक मुझे 2 से स्टार्ट होने वाला 2,1 मिल गया, और एक मुझे 2 से स्टार्ट होने वाला 2,2 भी मिल गया। और भी कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं। तो अब 3,2 के लिए मेरे पास 3 पेयर ऐसे हैं। ठीक है, तो किसके लिए चेक करें, हम तीनों के लिए चेक करें। अगर इनमें से एक के लिए भी फेल कर गया ना, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसको फेल माना जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इनके लिए सबके लिए हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि अगर 3,2 है, 2,3 है, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, पेयर में 3,3 होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 3,2 है, यहाँ पे 2,1 है, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो 3,1 होना चाहिए। अगर इसके हिसाब से हम चेक करेंगे 3,2 है, 2,2 है, तो यहां से क्या होना चाहिए, तो यहां से 3,2 अवेलेबल होना चाहिए रिलेशन के अंदर। अब जरा चल के चेक करते हैं, क्या मेरे पास 3,2 है, तो हाँ मेरे पास 3,2 है, तो ये तो पास कर गया। क्या मेरे पास 3,1 है, तो 3,1 इस रिलेशन आर के अंदर नहीं है। क्या मेरे पास 3,3 है, तो 3,3 भी इस आर के अंदर कहीं पे भी मुझे नहीं दिखा। मतलब इनमें से सिर्फ एक के लिए पास करा और बाकी दो के लिए फेल कर गया। तो क्या मैं इसको ट्रांजिटिव बोलूंगा, बिल्कुल भी नहीं, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं। ये बात ध्यान रखना, ये मैंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया है। कुछ कुछ में सिर्फ आपको एक ही पेयर से बात बन जाती है, और यहाँ पे मैंने पास 3 कंडीशन लिखी, तो मैंने तीनों के लिए वो चीज करवाई। इनमें से एक पास हुआ, 2 फेल हो गए। मान लो 2 भी पास हो जाते, 1 फेल होता, तब भी मैं इसको ट्रांजिटिव नहीं कहता। ठीक है, अब क्या इसके आगे मैं ट्रांजिटिविटी अलग चेक करूंगा क्या 1-2 के लिए। हमने कहा कि जब यहीं पे फेल हो गया तो आगे चेक करके हम क्या ही कर लेंगे, है ना। अगर यहीं पे फेल हो गया, अगर हमने कहा कि फॉर इवन अ सिंगल एलिमेंट, single ordered pair, if it fails to satisfy the condition of transitivity, then why will check other elements, no? We're not gonna check other elements for that, क्योंकि अगर सिंगल के लिए फेल, इट मींस इट फेल्स, तो क्लियरली इट्स नॉट a transitive relation। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि hence not transitive। ठीक है, अगर बात फॉलो हो जाती तो हम इसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। इसको ध्यान से एक बार फिर से रिपीट करके आपको देख लेना है। ठीक है, और स्टेटमेंट वाइज में ऐसे ही आपको एक बार फिर से बता देता हूं। ठीक है, क्या करना है, तो हमने कहा कि सिंपल ट्रांजिटिविटी हम चेक कर रहे हैं, और उस ट्रांजिटिविटी के लिए हम रिलेशन के अंदर गए। हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर दिखा हमें। ऑर्डर्ड पेयर में हमें क्या चेक करना है, हमने कहा कि अगर पहला एलिमेंट लिया तो उसको A1 A2 बोल सकते हैं। तो A2 से A1 A2 में A2 से स्टार्ट होने वाला दूसरा ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन के अंदर चेक किया, वो अवेलेबल था। तो हमने कहा कि इसके लिए A1 A3 मुझे ढूंढना पड़ेगा, उसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए, अगर ट्रांसपोर्ट ट्रांजिटिव होना चाहिए, होना है तो। और ये सिर्फ पहले एलिमेंट के लिए बात हो रही है, और ऐसा हमें सारे एलिमेंट के लिए करना है। ठीक है, तो यहां से अगर ऐसा हमने कहा ये सारी ये कंडीशन सब पे अप्लाई हो जाती है, और सबके A1 A2 A2 A3 के लिए A1 A3 मुझे मिल जाता है रिलेशन के अंदर, तो ये ट्रांजिटिव होता है। अच्छा ठीक है, अच्छा कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि अगर A1 A2 अवेलेबल है बट देर इज नो A2 A3, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो हम 3 ऑर्डर पेयर, एक के लिए 3 चेक कर रहे हैं। A1 A2 तो उसके लिए उसका उल्टा ढूंढ रहे हैं, सॉरी A2 A3 ढूंढ रहे हैं, फिर उसके बाद A1 A3 ढूंढ रहे हैं। तो मान लो A1 A2 तो मिला, A2 A3 ही नहीं मिला, फिर
तो हमने कहा कि A1 A3 के लिए चेक ही नहीं करेंगे, तो उसको फेल होने के पास, तो वो फेल नहीं कर रहा है, लेकिन उसके ना होने से वो ट्रांजिटिव ही नहीं हो रहा, उसको छोड़ के दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे। ठीक है, अगर A1 A2 है बट A2 A3 नहीं है, तो A1 A3 के लिए हम चेक नहीं करेंगे, दूसरा एलिमेंट करेंगे। उसके लिए फिर से आज की कहानी हम लोग रिपीट करेंगे। उम्मीद है बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक बात है। चलो, अब बात आती है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। मैंने कहा कि कंबाइंडली यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो साइमल्टेनियसली वो क्या हो, वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो, वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी हो, और वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो। अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हेन अ रिलेशन आर on set A is said to be equivalence relation on A when R is reflexive, symmetric and transitive। अगर ये तीनों एक साथ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इक्विवेलेंस है। और अगर ऐसा नहीं है, मान लो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ बट ट्रांजिटिव है, तब भी हमने कहा कि इनमें से किसी एक भी नहीं हुआ, किसी एक के लिए फेल, मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, फेल माना जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अब एक प्यारा सा क्वेश्चन लेके इसको पूरा डिटेल में। और अभी तक जो मैंने कहा सिर्फ एक सेट लिया था और उस सेट के अंदर आप पे रिलेशन डिफाइन था, उसके लिए हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए तीनों के लिए चेक किया। अब थोड़ा सा बात अदर वे अराउंड कर लेते हैं, ठीक है, जो कि अलग टाइप का क्वेश्चन है और वैसे चीजें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। अब जो ये रिलेशन आर मैंने कहा, अब ये फिर से सुनना, थोड़ा सा मैं पीछे से रिकॉल करवा रहा हूँ। अगर मैंने कहा कि जो रिलेशन होते हैं, एक तो मैंने बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं, बात समझ में आती है। और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के मैंने कहा कि जो सबसेट होंगे तो भाई वो तो टू के पावर एन बनते हैं, है ना। अगर एक के अंदर अगर तीन भी एलिमेंट हैं तो टू के पावर थ्री मतलब 8 सबसेट बनेंगे, मतलब 8 रिलेशन बनेंगे। उनमें से कौन से रिलेशन की बात कर रहे हो सर, तो हमने कहा कि वो आपको डिफाइन करके देता है ना। अब वो डिफाइन करने का इसका अपना तरीका होगा, वो स्टेटमेंट के तौर पर डिफाइन करेगा, या फिर हमने आपको बताया था कि पीछे एक ऐसी बताया था कि हमने कि अगर ए बी है तो लेट से कि ए बी दोनों क्या है, सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, और सेट ए से बिलोंग करने के साथ साथ ऐसा है कि ए प्लस बी क्या है, ऑड होना चाहिए, है ना। एक एम्प्टी रिलेशन का एग्जांपल मैंने करवाया था, तो मैंने कहा कि ये जो पूरा तरीका है लिखने का ना, इसी को तो मैंने बोला कि ये रिलेशन को डिफाइन कर रहा है कि ऐसे ए बी लेने हैं सेट ए से जिनका सम करने पे मुझे ऑड नंबर मिल जाए। ठीक है, अब क्या हमेशा ऐसा डिफाइन करेगा, मैंने कहा कि आर को डिफाइन करने का तरीका एक ये भी हो सकता है, वो स्टेटमेंट के थ्रू भी बता सकता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कैसे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर ये चीज है, मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को पढ़ के आपके दिमाग खुलेंगे। हमने सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट तरीके से लिए, जो कि जो टाइप इस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और साथ में वो बहुत ही फ्रीक्वेंट है, और उससे चीजें हमें बहुत ही इजीली क्लियर हो जाती है। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी का लेवल जस्ट थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। हमने कहा कि कह रहा है कि क्वेश्चन क्या, पढ़ लेते एक बारी फिर इस पे आते हैं। कह रहा है कि कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट consisting of children in a family and the relation are defined as A is related to B. If A is a brother of B, then R is symmetric but not transitive, transitive but not symmetric, neither symmetric nor transitive, both symmetric and transitive। समझो ये क्या कह रहे हैं। अब पहले R को ही डिफाइन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी वो ना रहे। कह रहे कि एक रिलेशन आर डिफाइन करा गया है जो एक परिवार के दो बच्चों के बीच में डिफाइन करा गया है। वो दो बच्चे, लेट्स से अगर आप कह रहे हो कि ए और बी है, तो ए और बी में जो दोनों डिफाइंड है, जो रिलेटेड है, हमने यहाँ पे बता देना, इसको हमने कहा कि ए इज रिलेटेड टू बी, डिफाइंड एज ए इज रिलेटेड टू बी। और ये आर जो रिलेटेड वाली बात है, कैसे लिखा जा रहा है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी। जो रिलेशन है वो कह रहा है कि ए बी का भाई है, ये रिलेशन है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ए बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक बात है। तो हमको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन है, उनमें से कंबाइंड फॉर्म में मेरे पास ऑप्शन दे रखा है। रियल लाइफ एग्जांपल है, हमने शुरू में जब रिलेशन स्टार्ट किया
तो भी मैंने आपके परिवार के एग्जांपल्स दिए। मैंने सेट का रिवीजन करवाया तो भी मैंने आपको बताया कि फैमिली को डिफाइन जहाँ पे ग्रुप आ गया वहां पे हम लोग सेट उसको बोलते थे। उसी सेट पे डिफाइंड है ये रिलेशन आर। मेरे रियल लाइफ में भी हम अगर परिवार में देखोगे, दो बच्चे हैं किसी परिवार में, तो उनमें आपस में किस तरीके से रिलेशन वहां पे डिफाइंड है, और उस डिफाइंड रिलेशन पे हमें बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक बात है। अब जरा समझते हैं। हमने कहा कि एक परिवार में जो बच्चे हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं। दोनों लड़के हों, दोनों लड़कियां हों, एक लड़का हो एक लड़की हो, है ना। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हमने कहा ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने कहा कि जो आर डिफाइन कर रहे हैं और कोई भी दो बच्चों के लिए अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों में कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक इन्होंने कुछ नहीं बोला है, ठीक है, बट रिलेशन में कह रहा है कि ए जो है इज ब्रदर ऑफ बी। पहला जो है वो बी का भाई है। अगर ए अगर भाई है, इसका मतलब ये पहली बात तो लड़का होगा, तो लड़की तो नहीं हो सकती, है ना। अगर आप कॉम्बिनेशन बनाने भी देखो बैठो, जो सेट डिफाइन करा हो गया उसमें अगर दो को लोगे, तो पहले को आप कह रहे हो कि बॉय है, मैंने बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकती है, या फिर गर्ल और बॉय हो सकता है, दोनों गर्ल हो सकती हैं, या फिर दोनों बॉय हो सकते हैं, यही ना हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना दो बच्चों में। तो हमने कहा कि अगर पहले को दूसरे का भाई होना है, मतलब पहला मेल होगा, और पहला मेल होगा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई से भी हो सकते हैं। ठीक बात है। अब जरा चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए। हमने कहा कि अगर ये बात समझ में आती है तो हम एक एक करके चेक करेंगे सबको। पहला क्या है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या है, तो हमने कहा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमने कहा कि आर कैसा होता है, तो आर होता है ए कोमा ए, है ना। और ये इस कैसे डिफाइन होता है, हमने कहा कि फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि सबके लिए ए कोमा ए होना चाहिए रिलेशन के अंदर, है ना। तो अब जब इस सेट पे अगर आप जाके बात कर रहे हो, तो हमने कहा कि मुझे क्या चाहिए, ए कोमा ए जैसी चीज चाहिए, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। तो दोनों लड़कियां तो ले नहीं सकते, ठीक है, एक लड़की एक लड़का भी नहीं ले सकते। तो बचे क्या, हमने कहा कि दोनों बॉयज जरूर ले सकते हैं, ठीक है, दोनों क्या कर सकते हैं, बॉयज ले सकते हैं। तो अगर ए कोमा ए दो लड़के हैं, है ना, दोनों लड़के हैं, और ये दो अलग अलग नहीं है। अभी ए कोमा लेने का ए कोमा ए लेने का मतलब क्या है कि दोनों सेम ही है। तो क्या कोई खुद का भाई हो सकता है क्या, क्योंकि सच दैट ये डिफाइन है ना कि ए इज ब्रदर ऑफ ए, कोई खुद का भाई हो सकता है क्या, नहीं ना। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई खुद खुद का, आप किसी परिवार में दो बच्चों के बीच में ऐसा रिलेशन हो सकता है कि वो अपने आप का भाई हो, नहीं हो सकता। तो मैं कह रहा हूं कि जो भी बच्चे होंगे, अगर उनका ऑर्डर पे हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन के हिसाब से देखना है, तो कोई खुद का अपने आप का भाई नहीं हो सकता, और खुद का भाई नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हमको इसके अंदर ए कोमा ए ही लेना है ना। और कोई अपने आप का, सिंपल से बोलो ना, आप खुद, मैं खुद अगर अपने घर में हूं और मैं खुद का भाई तो नहीं हूं ना, मेरा कोई दूसरा भाई हो सकता है। तो ए कोमा ए अगर मुझे पिक करना है, तो मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ, सेम एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं से मेरा, मैं खुद से रिलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग ना। क्या मैं खुद का भाई हूँ, ऑब्वियसली नहीं हूँ, मेरा भाई कोई और हो सकता है, ठीक है, कोई और ही होगा। मैं खुद का भाई कैसे हो सकता हूँ। तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए फिट नहीं बैठ रहा है ये रिलेशन, है ना। दूसरा आते हैं किस पे, तो फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन जो आर डिफाइंड होता है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि ए कोमा बी होगा, पहली बात तो, है ना, ए कोमा बी हम लोग लेते हैं। अब अगर ए कोमा बी ले रहे हो, है ना, तो क्या हो सकता है, ए कोमा बी में, अगर इसी चीज को मैं थोड़ा और क्लियर करते चलूंगा, ठीक है, अगर ए कोमा बी ले रहा हूं, मतलब दो डिफरेंट लेने हैं, तो दो डिफरेंट आप कुछ भी ले सकते हो दो बच्चे में, है ना, दोनों लड़के हो सकते हैं, और दोनों लड़कियां तो हम वैसे भी नहीं ले सकते, क्योंकि उसे भाई बनाना है, तो वो अगर दोनों लड़कियां ले ली तो वो भाई तो बहने से रहे ना, दोनों बहनें हो जाएंगी।
तो वो मतलब एक लड़का एक लड़की तो लेना ही पड़ेगा, या फिर दो लड़के ले सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं। तो हमने कहा सिमेट्रिक रिलेशन ऐसे डिफाइन होता है कि अगर ए बी है तो बी ए भी उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, यही मतलब होता है। तो हमने कहा कि अगर एक लड़की एक मैंने लड़का ले लिया और ये लड़की ले ली, मतलब जी इज जी, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख गया। यहाँ पे अगर पहला बॉय है और दूसरी गर्ल है, और ये रिलेशन डिफाइन कैसे होगा कि जो बी है इज ब्रदर ऑफ जी, है ना। अगर बी भाई है जी का, अब भाई है तो ये मैंने कहा कि एक साथ और भी कंडीशन होगी कि अगर ये दोनों लड़के हुए तब भी ऐसा और होगा, है ना, कि बी इज ब्रदर ऑफ बी। अब इसको दो अलग दिखा सकते हो, बी वन बी टू करके, है ना। अगर बी इज ब्रदर, बी वन इज ब्रदर ऑफ बी टू, ठीक है, बी इज ब्रदर ऑफ बी टू। तो अगर पहली बात मैं पहली वाली कंडीशन को देखूं, अगर बी इज ब्रदर ऑफ जी, तो क्या जी भी उसका भाई होगा क्या? क्योंकि अगर रिलेशन के अंदर मेरे पास यहाँ पे बीसी मिलता है तो ये सिमेट्रिक होने के लिए इसको जीबी भी होना पड़ेगा, है ना। तो इसको अगर मैं पढ़ रहा हूँ कि बी जी का भाई है, तो इसका मतलब अगर उल्टा मैं ढूंढूंगा तो जी बी का भी भाई होना चाहिए। अब पहली बात तो सोचो, पहली कंडीशन में ये हो रहा है कि पहला लड़का है दूसरी लड़की है, तो पहला लड़का दूसरे लड़के के भाई तो हो सकता है। लेकिन जब आप उल्टा करोगे, जी को पहले रखोगे, इसका मतलब क्या होगा यहां से कि जी इज ब्रदर ऑफ बी, है ना। अब जी लड़की है, वो भाई कैसे हो सकती है? वो तो बहन हो सकती है ना, वो भाई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जेंडर का फर्क आ गया, है ना। तो एक बात तो ये कि इसके लिए तो वैलिड नहीं है ना। बीजी आप पहला लड़का दूसरी लड़की ले भी लोगे तो क्या है यहाँ पे, पहला तो भाई हो जाएगा दूसरे का, लेकिन दूसरा क्योंकि फीमेल है तो वो उसका भाई नहीं हो सकता, वो उसकी बहन हो जाएगी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसके लिए वैलिड नहीं है ना। अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या कहता है कि दो, अब यहाँ पे दोनों लड़के हैं, तो पहला क्या है, लड़का है, दूसरा भी लड़का है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि पहला बी वन इज ब्रदर ऑफ बी टू, तो मैंने कहा कि रिलेशन के हिसाब से इसमें बी टू बी वन भी होना चाहिए, और बी टू बी वन कह दिया, इसका मतलब अब यहाँ पे क्या बोलोगे कि बी टू इज ब्रदर ऑफ बी वन। क्या ये संभव है रिलेशन के अंदर? तुमने कहा कि जो आर डिफाइन हो रहा होगा, अगर आप इसको लेके चल रहे हो तो इसके हिसाब से जो आर बनेगा, आप यही कह रहे हो ना कि बी वन बी टू अगर गिवन कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो बी टू बी वन भी होना चाहिए गिवन कंडीशन के हिसाब से। और ये बात देखो, अब दो लड़कों, किसी भी दो लड़कों को लेके किसी परिवार में देख लो, ठीक है, आप होंगे, आपके भाई हो सकते हैं। तो अगर आप, जो आपसे छोटा भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, तो अगर आप उसके भाई हो तो वो भी तो आपका भाई है ना। इसका मतलब आर के अंदर सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर, सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर यही बोलते हैं कि अगर पहले का जो रिलेशन दूसरे से, वही सेम रिलेशन दूसरे का पहले से भी होना चाहिए। अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ठीक है, और वो सेम उस रिलेशन जो गिवन है उसके क्राइटेरिया के अंदर आनी चाहिए। तो अगर बी वन इज भाई ब्रदर है दूसरे का, बी टू का, तो ऑब्वियसली बी टू भी ब्रदर होगा किसका, बी वन का। तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो, अगर यहाँ पे आप इसकी बात कर रहे हो, है ना, तो ये तो सिमेट्रिक हो गया जब आपने दोनों लड़के चूज किए तब, ठीक है। लेकिन जब आपने, अब इसको मैं अलग अलग कंडीशन में डालते जा रहा हूं जो मैंने पीठ पर बता रखा, बी और जी मैंने जब लिया, एक लड़का लिया तो एक लड़की, तो जब मैंने उल्टा कर दिया, मैंने कहा कि लड़की है तो वो उसका भाई नहीं हो सकता, मतलब ये रिलेशन के अंदर नहीं आ सकता, ये उसका उल्टा फॉलो नहीं कर पा रहा है। मैंने तीसरी कंडीशन बता दी थी, क्या, कि अगर दोनों लड़कियां आप पिक कर लो तो वो तो सिस्टर हो जाएंगे, उनका ब्रदर होने से कोई रिलेशन ही नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा फॉलो कर रहा है, दोनों लड़के हैं तब तो फॉलो हो गया, एक लड़की एक लड़का हुआ तो भी फॉलो नहीं हुआ, इसका उल्टा करके देख लिया तो भी फॉलो नहीं हो रहा है ना। जबकि मेरे पास यहाँ पे इस सेट के अंदर जो एलिमेंट हो सकते थे वो दो, एक भाई एक बहन हो सकते हैं, एक सिस्टर और दूसरा ब्रदर हो सकता है, दोनों ब्रदर हो सकते हैं, और दोनों सिस्टर्स हो सकती हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, एक लड़का एक लड़की, फिर पहले लड़की दूसरा लड़का, दोनों लड़के, या फिर दोनों लड़कियां।
तो अब हमने कहा कि किसी सेट के ऊपर अगर आप ये चीज डिफाइन कर रहे हो तो जितने एलिमेंट है उन सबके लिए बात फॉलो होनी चाहिए ना। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के लिए बात फॉलो हुआ और बाकी के लिए फॉलो नहीं हो रहा, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो नहीं, यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं होगा। ये तो सिमेट्रिक हो गया लेकिन सबके लिए ये बात वैलिड नहीं हो रही है, तो ये यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा सवाल है रिलेशन को ढंग से समझने के लिए। तीसरे पे आ जाते हैं, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, सिंपल सा रिलेशन क्या कहता है, डेफिनेशन के साथ साथ समझते हैं। मैंने कहा कि आर ये कहता है कि आप अगर A1 A2 A3 कोई भी गिवन सेट के ऊपर बात करते हो तो ये कहता है कि अगर A1 A2 रिलेशन के अंदर है, A2 A3 रिलेशन के अंदर है, तो क्या होना चाहिए, A1 A3 रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम लोग ट्रांजिटिव बोलते हैं। ठीक है, अब अगर इसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, फिर वही बात है कि अगर दो को पिक करना है, परिवार में दो बच्चों को पिक करना है, तो अगर आपको क्या बनाना है, भाई बनाना है पहले को, तो पहला तो लड़का ही होगा। ठीक है, पहला लड़का होगा, दूसरी लड़की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब यहाँ पे जरा हम समझेंगे कि क्या मतलब है। A1 A2 कहने का मतलब पहला दूसरे का भाई है, और ये अगर ट्रांजिटिव है तो, है ना, ट्रांजिटिव होने के लिए A1 A2 A2 A3 और A1 A3 मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, A1 A3, है ना। तो अब अगर मैं जरा देखूं, हमने कहा कि अगर हमने जो भी कंडीशन ली है ना, उसमें ए को बी का भाई बनाना है, ए को बी का भाई बनाना है और बी को सी का भाई बनाना है ना। अगर ए बी सी ले रहे हैं हम लोग और ये बी सी ले रहे हैं, तो हमने कहा कि ए सी होना चाहिए ऐसा। तो हम कह रहे हैं कि ए बी का भाई, मतलब एक बात तो तय होगा कि पहला लड़का है। ठीक है, अगर पहला लड़का है तो दूसरी लड़की भी हो सकती है और दूसरा लड़का भी हो सकता है ना। ये तो पहला ऑर्डर पेयर हुआ। अगर मैंने फिर इसी बात को मैंने कहा कि जब A1 A2 है तो A2 A3 भी होना चाहिए। अब A2 A3 में क्या बोलेगा कि ये जो A2 है A3 का भाई होना चाहिए। और अगर यहाँ पे मैंने उल्टा ले लिया क्या, बॉय और ये गर्ल। ठीक है, अगर B G का भाई है और G किसी और का भाई होना पड़ेगा, होना अगर ट्रांजिटिव होना तो उसको किसी और का भी भाई होना पड़ेगा। तो अगर किसी और का भाई होने का मतलब है कि ये जो G है यहाँ पे लड़की हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसको भी ब्रदर होना है। अब ये लड़की होगी तो ये किसी का सिस्टर हो सकती है, ब्रदर नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब है ये वाला तो आएगा ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब हम किसी परिवार के बच्चों में बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि अगर जीवन, अब जीवन G2 बोल देते हैं, सॉरी B1 B2 बोल देते हैं, लड़की लेना पड़ेगा हमें। हमने कहा कि पहला दूसरे का भाई है ना, पहला लड़का दूसरे का भाई है और दूसरा तीसरे का भाई है ना। अगर हमको तीन एलिमेंट तो कम से कम चाहिए होगा एबीसी, अगर मुझे दिखाना है अगर ट्रांजिटिव, तो अगर पहला दूसरे का भाई है और दूसरा तीसरे का भाई है, तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। अगर आप तीन लोग हो, तीनों लड़के अगर हो, आप छोटे से बड़े तक चले जाओ, पहला अगर दूसरे का भाई है, दूसरा तीसरे का भाई है, इसका मतलब पहला भी तीसरे का भाई होगा। तीनों लड़के हैं आपस में, तीनों ब्रदर होंगे। अगर B1 B2 ब्रदर है, B1 इज ब्रदर ऑफ B2 और B2 B3 का ब्रदर है, इसका मतलब बहुत ही ऑब्वियस है ना कि जो B1 है वो भी तो भाई होगा B3 का। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि अगर आप तीन लड़के कंसीडर कर रहे हो, पहला दूसरे का भाई है, दूसरा तीसरे का भाई है ना। अब ये सब जो रिलेशन हो रहा है वो ब्लड रिलेशन में जा रहा है और वो सगे भाइयों की यहाँ पे बात हो रही है ना। तो पहला तीसरे का भी भाई होगा ही होगा। ठीक है, तो यहां से यस इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लियरली अ ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो ध्यान से क्या करना है हमें, इसको अगर किसी को समझने में दिक्कत आई हो तो थोड़ा सा खुद से भी चिंतन मनन करो। चिंतन मनन क्या करना है कि अब इसी बात को, जितनी बातों मैंने बताई है उनको ध्यान से
खुद से रिवाइज करनी है। क्या करेंगे? अब जैसे जो मैंने ट्रांजिटिव बताया, तो मैंने कहा कि पहला दूसरे का, अब अगर आप एक परिवार के बच्चों की बात कर रहे हो तो हमको कम से कम 3 चाहिए, और पहला दूसरे का भाई और दूसरा तीसरे का भाई, तो ऑब्वियसली पहला भी तीसरे का भाई होगा। सिमेट्रिक में जब हमने बात करी, मैंने कहा पहले दूसरे का भाई, इसका मतलब ये हो सकता है कि दूसरी लड़की भी तो हो सकती है। ट्रांजिटिव वाले में दूसरा लड़की नहीं हो सकती, क्योंकि उसको भी किसी का भाई होना है, तो वो लड़की तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए लड़का ही हुआ। सिमेट्रिक में अगर पहला दूसरे का भाई है, तो हो सकता है दूसरी लड़की हो। जब उसका उल्टा करेंगे तो वो उसका भाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो लड़की है, तो वो सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, और दोनों लड़के हुए तो उसके लिए वैलिड है, तो हमको तो सबके लिए वैलिड कराना है। ठीक है, फिर रिफ्लेक्सिव के लिए हमने बोला कि कोई खुद का तो भाई नहीं हो सकता, क्योंकि हमको रिफ्लेक्सिव के अंदर ए जैसी चीज लेनी होती है। ठीक है, तो कोई खुद का भाई नहीं हो सकता, इसलिए वो रिफ्लेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर यहाँ पे ऑप्शन वाइज जाए तो हमको क्या कह रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो है, यहाँ कह रहा है बोथ सिमेट्रिक और सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। पहले में जाएंगे सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, तो ऑप्शन वाइज बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से, प्यार से फिर से एक बार रिपीट करके देखना, अगर फिर भी कहीं पे दिक्कत आई हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे डेटा पैटर्न में ये अच्छा, इस तरीके के जो क्वेश्चन ऑब्वियसली देखोगे ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में, है ना। अब ये तरीके के क्वेश्चन जब ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि इस पे ज्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है। वो मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप किया, हमने कहा कि आपको लगेगा कि क्या सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो एक मैंने थोड़ा सा आप लोगों के थॉट प्रोवोकिंग की, थोड़ा सा आप सोचो उस पे, है ना, कि रियल लाइफ में भी कैसे रिलेट कर रहा। आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अगर ए बी सी मेरे पास एक सेट है, और कह रहा है कि कंसीडर द रिलेशन आर, देन आपको बताना है कि इनमें से क्या क्या है क्या नहीं है। रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, सेम तरीके का ऑप्शन है। अब जरा हम बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे, इसी से समझने की कोशिश कर लेते हैं। हमने कहा कि सेट ए है ना मेरे पास, सेट ए में क्या एलिमेंट है, 1 2 3 है, और रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमने कहा कि क्या करते हैं हम लोग, वन को, जो भी सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, उनका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। मतलब रिलेशन के अंदर 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ एक लाइन याद रखो। एक लाइन क्या याद रखनी है कि सेट के अंदर जाओ, देख लो कि क्या क्या एलिमेंट है, और जो भी एलिमेंट है उनका अपने आप के साथ ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव है, अगर नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन में। तो अगर मैं 1 2 2 3 देखा, मैंने कहा कि मुझे रिलेशन के अंदर क्या क्या चाहिए होगा, 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए। चेक करना स्टार्ट किया हमने, क्या 1 1 है इसके अंदर, तो यस है। क्या 2 2 है, यस है। क्या 3 3 है, यस है। तो रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। इसके आगे भी तो है सर, हमने कहा कि हम रिफ्लेक्सिव में हमको मतलब नहीं होता कि ज्यादा है। हाँ, इनमें से मान लो कि 1 1 हुआ, 2 2 हुआ, बट 3 3 नहीं है, फिर दिक्कत है ना। हमको कम नहीं चाहिए होगा, थोड़ा सा ज्यादा चलेगा लेकिन कम नहीं, है ना। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तीनों ही अवेलेबल है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है ना। पहली कंडीशन क्या होगी कि रिफ्लेक्सिव तो है ये। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं कि जो अगर ए बी है तो बी अवेलेबल होना चाहिए रिलेशन के अंदर, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 1 1 देखूं तो 1 1 का उल्टा करूंगा तो 1 1 ही आएगा, 2 2 का उल्टा करूंगे तो 2 2 ही आएगा, 3 3 का उल्टा करूंगा तो 3 3 ही आएगा। अब एक बात जरा नोट करके ध्यान करके रख लो, जो रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, मतलब सेम एलिमेंट का पेयर है, सेम एलिमेंट के पेयर के लिए वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, वो ट्रांजिटिव भी होता है ना। तो कभी अगर ये 1 1 2 2 3 3 देखे तो उनको उसके लिए सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव में चेक करो, वो होते ही होते हैं। ये बात नोट करके रख लो, है ना। तो 1 1 2 2 3 3 के लिए अब मैं ना तो रिफ्लेक्सिव, तो ये हो ही गया। अब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होने के लिए मैं इसको नहीं चेक करूंगा, क्योंकि ये होते ही होते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अगला एलिमेंट मुझे दिखा 1 2, हम सिमेट्रिक के चेक कर रहे हैं। सिमेट्रिक के लिए अगर मुझे 1 2 दिखा तो मैं क्या करता हूं, मैंने कहा कि अगर 1 2 दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, उसका उल्टा चाहिए। कि अगर 1 2 है तो सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 भी होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं 1 2 देखिए, अब इसमें 2 1 ढूंढ रहा हूँ, क्या कहीं पे 2 1 है क्या, इसका उल्टा नहीं है, 2 1 है ही नहीं, तो सिमेट्रिक हुआ ही नहीं। क्या मैं अगले के लिए चेक करूंगा, हमने कहा यही पे फेल हो गया तो अगले के लिए चेक करोगे, क्या ही फायदा उससे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ट्रांजिटिव के लिए बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि 1 1 2 2 3 3 तो ट्रांजिटिव के लिए वैसे ही पास हो जाते हैं,
अब जरा 1 2 लिया, अगर मैंने ट्रांजिटिव के लिए चेक कर रहा हूं, तो अगर 1 2 है मेरे पास, तो मैंने कहा कि 2 से स्टार्ट होने वाला देखो, तो 2 से स्टार्ट होने वाला मुझे क्या दिखा, यहाँ पे मुझे 2 3 दिख गया, और 2 से स्टार्ट होने वाला मुझे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 2 भी इसके अंदर है, और भी कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो अगर मैंने कहा कि अगर मैं इसको फॉलो करूंगा, तो ये अगर 1 2 है और 2 3 है, तो यहाँ से क्या मिलना चाहिए, 1 3 मिलना चाहिए। यहाँ पे आ जाओ, अगर ये 1 2 है और 2 2 है, तो यहाँ से क्या मिलना चाहिए, 1 2 मिलना चाहिए। अब इन दोनों को हमें रिलेशन के अंदर चेक करना चाहिए, क्या मेरे पास 1 3 है क्या रिलेशन के अंदर, तो यस, यहाँ पे 1 3 है। क्या मेरे पास 1 2 है क्या रिलेशन के अंदर, यस, 1 2 भी है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों के लिए पास कर गया, तो क्या ट्रांजिटिव होगा क्या, यस, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, यहां से क्या दिख गया कि ये ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक यहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो जो गिवन रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ऑप्शन में आ जाओ, ढूंढते कौन सा सही है, तो क्या क्या सही है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक सही हो सकता है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ये नहीं हो सकता क्योंकि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों, ये भी पॉसिबल नहीं है। नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये भी गलत है। तो ऑप्शन वाइज ए करेक्ट हो गया, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक। ऐसा भी लिख सकता था ऑप्शन में कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, है ना। तो वो ऑप्शन वाइज पे है, अगर इन्होंने ऐसे ऑप्शन बनाया तो उसके हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात है। तो अब इसमें अगला टॉपिक इस क्लास में नहीं कंटिन्यू करेंगे, तो अगले टॉपिक को स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, फंक्शन, जो कि अगली वाली लेक्चर में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो इसमें मैंने ये कह लो कि एक क्वेश्चन करवा दिया है आपके बोर्ड का, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव या कह लो टाइप्स ऑफ रिलेशन से एक क्वेश्चन बनता है, जाके पीवाईक्यूज उठा के देखो, या जो हमने एनालिसिस करवा रखी है उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है जितनी बातें मैंने समझाई हैं सब लोगों को समझ में आई होंगी। फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो देखो, आप लोगों के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, फिलो ऐप को डाउनलोड करो, विद इन 60 सेकेंड किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि फोटो खींचो, अपलोड करो, कोई ना कोई लाइव ट्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे आपसे और आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी इस वीडियो में चीजें, अगर आपको चीजें पसंद आई हो, चीजें आपने कुछ सीखा हो, तो इसको लाइक करना है। कुछ भी इसमें एडिशनल आप चाहते हो कि सर ऐसे नहीं ऐसे करवाया जा सकता है इसमें, तो आपके सजेशन वेलकम है, आप कमेंट कर सकते हो। और हाँ, ये सारे वीडियोस आपको मिलते लिए तो उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, सो ऑन दिस नोट we will end the class here. So this was all for today class, and thank you all for joining. Have a good day everyone. Thank you.